मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। अपना जो चैप्टर था पहला चल रहा था, उसका टॉपिक है क्या? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। क्या टॉपिक है अपना? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आगे आज। कूलॉम का जो नियम दिया गया था, क्या नियम दिया गया था कूलॉम का? कूलॉम ने नियम दिया था कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला, यानी कि ये दो बिंदुवत आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। ये q1 है और ये क्या है? q2 है। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो क्या है कि विद्युत बल है F, क्या होता है? K q1 q2 बटा में r² होता है। ठीक है, ये नियम दिया गया था किसके द्वारा? कूलॉम के द्वारा दिया गया था। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी था। ठीक है, अब इस कूलॉम के नियम का हमें क्या पढ़ना है? सदिश निरूपण हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चित्र में आपके सामने क्या है कि दो आवेश दिखा रखे हमने, q1 आवेश और दूसरा कौन सा आवेश है? q2 आवेश यहां पर दिखा रखे हैं। इनका मूल बिंदु O के सापेक्ष या ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं, इसके सापेक्ष अपने पास क्या है कि इनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या है? r1 सदिश है और q2 का स्थिति सदिश क्या है? r2 सदिश है। यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इस q1 के कारण q2 पर लगने वाला जो बल है वो है F21, जिसकी दिशा दिखा रखी है। इसी प्रकार q2 के कारण q1 पर लगने वाला बल यहां पर दिखा रखा है और जिसकी दिशा भी यहां पर दिखा रखी है इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर q2 का जो क्या है कि q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? r1 सदिश है और इसी प्रकार से q1 का q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? r12 कैप है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है कि एकांक सदिश है। क्या? r12 और r21 कैप, ये क्या है? इनके एकांक सदिश है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए, माना q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हम यहां पर ले रहे हैं। हाँ भाई, क्या? r1 सदिश। ठीक है, इसी प्रकार q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? r2 सदिश है। ठीक है, तो दोनों का क्या है कि मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या है कि स्थिति सदिश यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये एक प्रकार से क्या बन रहा है? देखो, त्रिभुज बन रहा है। ये देखो, इधर से त्रिभुज बन रहा है। ये भी, ये हो गया, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी। तो ये क्या बन रहा है? यहां पर त्रिभुज बन रहा है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम अपने को क्या कहता है? सदिश योग के त्रिभुज नियम से। किससे? त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या कहता है? R21 क्या है?
त्रिभुज नियम क्या होता है? त्रिभुज नियम ये होता है कि हाँ भी यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें तो तीसरी जो त्रिभुज को बनाने वाली भुजा कह सकते हैं, त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, विपरीत क्रम में परिणामी सदिश की दिशा और परिणाम वो क्या करती है, व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से तो त्रिभुज नियम से क्या आ जाएगा, R2 सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 सदिश माइनस क्या आ जाएगा, R1 सदिश हो जाएगा। यहां से R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 सदिश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्वात में, कहा, निर्वात में स्थित दोनों बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेश हो गए, कौन कौन से, Q1 और Q2, दो क्या हो गए, बिंदु आवेश हो गए। दिख रहा है, Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। तो बिंदु आवेश के कारण लगने वाला तो क्या है कि बल, किस प्रकार से हम यहां पर दिखाते हैं। तो इस प्रकार निर्वात में स्थित दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बल, हाँ भी Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21 सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्या हो जाएगा, R21 क्या हो जाएगा, R21 स्क्वायर सदिश और क्या आ जाएगा, एकांक कैप R21 कैप आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या मानेंगे, F21 सदिश मानेंगे। ठीक है, इक्वल टू Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहां पर दूरी क्या हो जाएगी, यहां पर दूरी हो जाएगी R21 स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका जो क्या है, यहां पर जो एकांक सदिश क्या आ जाएगा, R2 कैप, यहां पर एकांक सदिश इसका आ जाता है। ठीक है, हाँ भी आगे हाँ भाई, हाँ तो क्या आ गया था अपने पास, F21 सदिश इक्वल टू क्या लिखा था हमने, Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R21 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, R1 कैप। ठीक है, या F21 सदिश इक्वल टू Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्या आ जाएगा, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 और क्या हो जाएगा, R2 कैप। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 1 नंबर। क्या दे दिया समीकरण नंबर, इसको 1 हमने यहां पर दे दिया। ठीक है, या हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, कैसे कि ये जो अपने पास क्या थी, समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि जो R21 सदिश है, जो हमने पहले किया था
कौन सा, R21 सदिश इक्वल टू R2 माइनस R1 है, ठीक है। और यहां पर क्या जो दिशा जो दिखा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसकी दिशा क्या है कि इस ओर है, किसकी, R21 कैप की दिशा। और इसी प्रकार से R कैप 12 जो है यहां पर, इसकी दिशा क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि इस साइड है, ठीक है। तो दोनों क्या है कि एक प्रकार से यहां पर क्या है कि विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। और यही चीज अपने को यहां पर आगे काम में लेनी है, ठीक है। हाँ, तो बढ़े आगे, क्या आ जाएगा, R21 कैप क्या आ जाएगा, R21 कैप क्या है, बल F21 सदिश की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, ठीक है, R21 कैप। अब ये तो हो गया अपने पास क्या कि किसके कारण बल लग रहा था, ये Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल था, ठीक है। अब इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, किसके कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश जो है, आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12 सदिश हो तो क्या आ जाएगा भाई, F12 सदिश इक्वल टू Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12 क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी दिशा में एकांक सदिश क्या आ जाएगा, R12 कैप, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, F12, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और R12 किसी में क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण नंबर अपनी 4। और यहां पर R12 कैप क्या है, लिख सकते हैं हम यहां पर क्या, R12 कैप बल F12 की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, ठीक है। क्या है, ये जो R12 कैप है, ये बल, कौन सा बल, यहां पर बल F12 की दिशा में ये क्या है, एकांक सदिश है। कौन सा सदिश है, एकांक सदिश है, ठीक है। पढ़ा होगा हमने 11वीं क्लास में एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है भाई, एकांक सदिश, एकांक सदिश यानी कि जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश के ऊपर कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए कोई ए सदिश है, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, कैप लगा देते हैं, तो ये हो जाता है एकांक सदिश। और एकांक सदिश को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, सदिश बटा सदिश का परिमाण। क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये होता है एकांक सदिश, ठीक है। यानी कि सदिश में सदिश के परिमाण का यदि हम भाग दे दें तो क्या जाता है अपने पास, एकांक सदिश। एकांक सदिश का उपयोग अपने किस लिए करते हैं, एकांक सदिश का प्रयोग हम दिशा बताने के लिए करते हैं कि उस सदिश की दिशा यहां पर क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि देखिए, एक चीज तो यहां पर क्या हो रही थी कि
2 1 कैप है और दूसरा अपने पास क्या है यहां पर R12 कैप है। दोनों की दिशा बराबर और क्या है कि विपरीत है, तो दोनों की दिशा क्या है, बराबर और विपरीत है। तो क्या आ जाएगा, हाँ भी, तो क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि R21 कैप, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रेड के कलर के अंदर लिख रहा हूं। स्पष्ट है कि R12 कैप तथा R21 कैप एकांक सदिशों की दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। तो क्या है कि कौन कौन से, ए तो R12 और R क्या है कि 21 कैप दोनों यहां पर क्या है कि दिशा बराबर और विपरीत है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए समीकरण कौन कौन से ले लें हम, चाहे तो आप क्या ले सकते हो, 1 और 3 ले सकते हो, चाहे आप 2 और 4 ले सकते हो। समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, F21 सदिश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, F12 सदिश और माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है कि ये समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास कौन सी, 5 नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर अपने पास ये माइनस क्यों आ गया, अभी देखो ये माइनस इस प्रकार से आ गया क्योंकि यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, बता देते हैं एक बार थोड़ा सा। हालांकि इतना लिखना नहीं होता है और इतना इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और एग्जाम में रेयरली चांस है कि 99.9% ये क्वेश्चन अभी तक क्या है कि एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया है और आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर जो आगे जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, बाकी ये थ्योरेटिकल जो चीज जो हमने पढ़ी है ये नहीं पूछी गई है। देखो पढ़ना पड़ता है, ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी भी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने आवेश हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो हिस्ट्री कभी नहीं पूछते हैं कि हाँ भी थेलेस ने क्या किया था, गिलबर्ट ने क्या किया था, कैवेंडिश ने क्या किया था। ठीक है, फिर भी हमने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि देखिए किस प्रकार से होता है। अभी हम यहां पर क्या लिख रहे थे कि R21 इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, R21 माइनस R1 लिख रहे हैं। ठीक है, और R12 इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, R1 माइनस R2 लिख रहे हैं। बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बाकी इतना क्या है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, R12 कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस आ गया, ये माइनस यहां पर आएगा तो ये माइनस यहां पर भी रखा जाएगा बाद में जब दोनों को हम बराबर करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाता है, यहां पर माइनस का निशान आ जाता है। ठीक है, तो समीकरण 5 से हमें क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 5 से हमें क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 5 हमारे पास क्या आई थी, समीकरण 5 आई थी F21 सदिश इज इक्वल टू क्या है, माइनस क्या लिखा था हमने, F12 सदिश। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर माइनस लगा रहे हो, आप यहां पर भी माइनस लगा सकते हो, और यदि यहां पर माइनस लगा दिया तो यहां पर माइनस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, या तो आपके पास ये समीकरण आएगी, या आप क्या लिख सकते हो यहां पर, ये भी लिख सकते हो F12 सदिश इज इक्वल टू माइनस क्या लिख सकते हैं हम, F21 सदिश भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण कौन सी थी, ये समीकरण नंबर थी अपने पास कौन सी थी, 5 नंबर समीकरण थी। ठीक है, तो समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि किससे, समीकरण क्या है कि 5 से स्पष्ट होता है कि देखिए दोनों बल बराबर है, स्पष्ट है कि
Q1 तथा Q2 के कारण परस्पर लगने वाले बल, क्या के कारण परस्पर लगने वाले बल, परस्पर लगने वाले बल क्या है कि विपरीत तथा बराबर है। ठीक है, देखिए तो दोनों बराबर है और क्या है कि विपरीत, क्योंकि माइनस का निशान किसको व्यक्त करता है, विपरीत को व्यक्त करता है, तो परस्पर क्या है कि बराबर एवं विपरीत है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से बराबर एवं विपरीत है, ठीक, विपरीत एवं बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये किसके नियम का पालन हो रहा है, यहां पर कौन से नियम की, न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना हो रही है। यही होता है ना, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो वह वस्तु भी उसी वस्तु पर उतने ही परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में क्या लगाती है, बल लगाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 5 को हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह न्यूटन के तृतीय नियम, क्या था तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया सॉरी क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। ठीक है, यानी कि जितना कोई आवेश दूसरे पर बल लगाएगा उतना ही क्या करता है कि दूसरा आवेश बल लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कूलॉम का यहां पर नियम पढ़ा, कौन सा, इसका सदिश निरूपण। ठीक है, तो सदिश निरूपण पढ़ा, तो थोड़ा सा एक बार क्या कि वापस देख लेते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी। हाँ भी, तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हमने क्या पढ़ा है कि इस प्रकार से हमने दो आवेश लिए Q1 और Q2, जिनके स्थिति सदिश अपने पास क्या है, R1 सदिश और R2 सदिश है। ठीक है, और Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R12 सदिश है। ठीक है, और इसी प्रकार से Q2 का Q1 के सापेक्ष सदिश क्या है, R21 सदिश है। ठीक है, Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर बल लगाएगा। दोनों बल हमने यहां पर दर्शा रखे हैं, इनकी दिशा भी हमने दर्शा रखी है। ठीक है, तो वापस से कि हाँ भी इनका स्थिति सदिश क्या है, R1 सदिश है। इसी प्रकार से Q2 का सदिश क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, R2 है। और सदिश योग के नियम से, किसके नियम से, सदिश योग के नियम से हम यहां पर क्या लिखते हैं, क्या कि सदिश योग का नियम क्या आता है, सदिश योग का पहले बताया था आपको, त्रिभुज का सदिश योग का नियम क्या होता है कि कोई दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में क्या करती है, परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से ये आ गया अपने पास त्रिभुज का सदिश नियम। ठीक है,
तो त्रिभुज का सदिश नियम हमने लगा लिया, जिसके हिसाब से क्या होता है R21 सदिश इज इक्वल टू क्या होता है R2 माइनस R1 आ जाता है। इस प्रकार निर्वात में स्थित दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाता है कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ठीक है, किसके कारण, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पर क्या आ जाएगा F21 सदिश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, और यहां पर ये क्या आता है, इसका एकांक सदिश आ जाता है। क्या है ये, एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हमने क्या पढ़ा था कि हाँ भाई F21 इज इक्वल टू, ये वापिस लिखा है हमने, ठीक है, Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 सदिश का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, एकांक सदिश हो गया, ठीक है। और ये हमने समीकरण नंबर क्या दे दी, 2 दे दी, और यहां पर ये क्या लिख दिया, क्यों लिखा, चूंकि R21 सदिश इज इक्वल टू क्या होता है R2 माइनस R1 होता है, ठीक है। तो ये यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, एकांक सदिश है, किसकी दिशा में, बल F21 की दिशा में क्या है कि एकांक सदिश है। इसी प्रकार क्या है कि Q2 आवेश भी क्या लगाएगा, Q1 के ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है, और उस बल को किस प्रकार से हम दर्शाते हैं यहाँ पर F12 सदिश के द्वारा। और इसका एकांक सदिश क्या होता है कि यहाँ पर R12 सदिश किसका एकांक सदिश है, किसका, F12 सदिश का, यानी कि बल, कौन सा बल, जो आवेश क्या है कि Q2 आवेश Q1 के ऊपर जो बल लगा रहा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यहां पर क्या हो रहा है कि R1 कैप और R21 कैप क्या है कि बराबर में विपरीत है, इसलिए समीकरण हमने ले ली कि हाँ भी समीकरण 2 ले ली, समीकरण 2 और समीकरण 4 से हमने क्या दर्शा दिया कि दोनों बल बराबर में विपरीत हैं। माइनस क्यों आता है, ये हमने इस प्रकार से दर्शा दिया कि माइनस इस प्रकार से आता है कि R21 सदिश इज इक्वल टू क्या होता है R2 माइनस R1 होता है, और R12 इज इक्वल टू क्या होता है R1 माइनस R2, माइनस को क्या ले लिया यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, इस प्रकार से माइनस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बता दिया कि दोनों बल बराबर में विपरीत हैं, यानी कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले के ऊपर बल लगाता है, परंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाँ कूलाम का नियम क्या है कि न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। और तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो वह वस्तु उस दूसरी वस्तु के ऊपर क्या बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना कि वो वस्तु लगाती है, परंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। पढ़ा होगा आपने कि हाँ भी पानी के अंदर नाव चलाते हैं तो क्या कि पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो पानी क्या करता है, उतने ही बल से नाव को आगे की ओर धकेलता है। तो इस प्रकार से ये हमने क्या पढ़ा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा। आगे पढ़ेंगे बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, छोटा सा टॉपिक वो है। हाँ थोड़ा बहुत कम यदि आपको ऐसे लगे डाउट वगैरह लगे तो कोई बात नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। हाँ न्यूमेरिकल इसके ऊपर एक आध पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।